अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक तरक्की को गति देने के लिए उठाए जा रहे हैं अनेक कदम। देश आज पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर करेंगे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण। प्रदेश में धान खरीदी की समय सीमा 7 फरवरी तक बढ़ाई गई, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं करीब 162 करोड़ टीके। छत्तीसगढ़ में कल मिले 5,500 से ज्यादा नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश में सतत विकास की अवधारणा को लेकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश को संस्थागत विकास के जरिए आर्थिक तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वेबिनार में भारत के अलावा अन्य देशों के भी आर्थिक विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल मिलाकर 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा की सराहना के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ भी किया।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की अवधि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुई बेमौसम बारिश के कारण विभिन्न जिलों में धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ। इसी के मद्देनजर धान खरीदी की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। प्रदेश में अब तक 82,62,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 80% है। इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार से धान खरीदी की समय सीमा 1 महीना बढ़ाने की मांग की है। 20 दिन से मौसम खराब है और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। और धान खरीदी का 1 महीना बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि इस बेमौसम पानी गिरने से जो धान खराब हुआ उसका सरकार क्या करेगी, वो भी धान सरकार खरीदेगी क्या, और जो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो उसको मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो ये फैसला भी सरकार को साथ साथ में लेना चाहिए। वहीं प्रदेश के वन मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने कहा है कि प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी में जो विलंब हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ही धान खरीदी की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। 5 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे पंजीकृत किसान हैं उनका धान खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, जब असमय वर्षा के बाद उनसे पूछा गया था कि क्या सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पंजीकृत किसान हैं उसका सबका धान हम खरीदेंगे। और जब 82 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है तो वो बाकी का भी खरीदी में कोई कठिनाई नहीं है, तो 7 दिनों के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पूरा हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की समय सीमा 7 फरवरी तक बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि 7 फरवरी तक सभी किसानों से धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री जैन ने ये भी कहा कि राज्य की सभी सहकारी समितियों से धान का पूरा उठाव 15 अप्रैल तक कर लिया जाए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब नियंत्रित होने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय करीब 22 लाख संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 5,661 नए मरीजों की पहचान की गई। इसमें रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 1,789 मामले सामने आए। वहीं दुर्ग जिले में 690, रायगढ़ जिले में 390 और बिलासपुर जिले में 321 मरीजों की पहचान की गई। कल कोरोना से प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ गई है। कल भुवनेश्वर के लैब से प्रदेश के 15 नए मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 21,181 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस समय प्रदेश में संक्रमण की दर लगभग 12% है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 162 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक लगभग 80 लाख बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हो रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान स्वस्थ होने की दर कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब यह दर धीरे धीरे बढ़कर 93% से कुछ अधिक हो गई है। इस दौरान देश के सभी राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन पात्र लोगों को टीका नहीं लग सका है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। टीकाकरण की वजह से ही कोरोना की तीसरी लहर में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है।
इस बार संक्रमित लोगों में से अधिकांश मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इस वर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज नई दिल्ली में राजपथ पर परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश की गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों की झांकियों को भी परेड के अभ्यास में शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की झांकी को भी शामिल किया गया है। इस बार प्रदेश की झांकी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पर केंद्रित है। इस झांकी को राष्ट्रीय मीडिया में लगातार सराहना मिल रही है। आज परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना पर बनाई गई झांकी के समक्ष प्रदेश के लोक कलाकारों ने ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन किया। यह झांकी ग्रामीण संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उन्हें बिक्री के लिए गौठानों के संग्रहण केंद्रों की ओर ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दिखाया गया है। झांकी के निचले हिस्से में गोबर से बने दियों की सजावट की गई है। ये दिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए स्वावलंबन और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। झांकी के पिछले भाग में गोबर से बनी वस्तुएं और गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करती स्व सहायता समूहों की महिलाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस बार केंद्र सरकार ने झांकियों को पुरस्कार देने के लिए वोटिंग प्रक्रिया में पहली बार आम जनता को भी शामिल किया है। देश के कोई भी नागरिक mygov.in पर जाकर अपना वोट दर्ज करा सकते हैं। दर्शकों, केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। Whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देश बंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस वजह से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद आईएनए को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई
कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।